हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में वर्क एनर्जी पावर के इस तीसरे लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को। और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, मतलब डेप्थ वाला टॉपिक है, इसलिए ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। इस लेक्चर में भी हो सकता है, नहीं तो इसका कुछ हिस्सा हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले दो चीजें समझनी जरूरी है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या समझा था, वर्क समझा था, उसके हर एक हिस्से को समझा था, उसको डेप्थ में डिस्कस किया था। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नीट और जेई लेवल का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। हर एक लेक्चर में आपको सारा टॉपिक फुल डेप्थ के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। वर्क एनर्जी, वर्क हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा, पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को समझा, और उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी को समझा। इसमें हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले जरूरी है कि कुछ नेचर ऑफ फोर्स को समझें। नेचर ऑफ फोर्स क्या है, तो दो टाइप होता है फोर्स का, दो नेचर होता है। एक को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए इस नेचर का समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हेडिंग दे लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ फोर्सेस या नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स में पहला क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली में है क्या। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए, हम लोग ये समझ चुके हैं कि वर्क एक्चुअली में होता क्या है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है, वी नो डैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग इस फॉर्मूला को पहले ही लेक्चर में समझ चुके थे। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। साला छींक आता है तो आता का नहीं यार। देखिए W बराबर क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां जो फोर्स है, इस फोर्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये काम का फॉर्मूला है वर्क। ठीक है। वर्क बराबर क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स है, अगर इस फोर्स के लिए जब हम काम करें और यहां पर जो फोर्स हो, वो फोर्स, उस फोर्स के अगेंस्ट हम काम करें। ठीक है। जैसे क्या है कि एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आए कि एक्चुअली में कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या है। जैसे देखिए कि ये अर्थ है और इस अर्थ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m। अर्थ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m। आपको अच्छे से पता है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। और वेट क्या है, वेट क्या है इसका, mg। वेट क्या है इसका, mg। अब हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट करते हैं। इस ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं और हम क्या लगा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां अगर हम वर्क डन लिखें, ठीक है, यहां हम वर्क डन लिखें तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हम लिख सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके अपोजिट है, इस mg के। और mg एक्चुअली में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। mg एक्चुअली में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है।
अब इस एफ एक्सटर्नल, अगर मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, और साफ देख रहे हैं कि अपोजिट है, तो हम इस एफ एक्सटर्नल के जगह पर, ठीक है, हम इस एफ एक्सटर्नल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ ग्रेविटेशनल इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी एकदम समझ में आ रही है? क्या सिचुएशन लिया हमने? सबसे पहले हम लोग वर्क के फॉर्मूला को जानते हैं, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक सिचुएशन लिया ताकि ये और क्लियर हो जाए। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग वेट बोल रहे हैं mg, और हम इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं तो ये ब्लॉक कुछ यहां पहुंच जाएगा। उठा रहे हैं तो उठाने में जो हमने फोर्स लगाया वो किसी भी माध्यम से लगा सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। माध्यम कहने का मतलब हाथ से उठाइए, पुली ब्लॉक सिस्टम लगाकर उठाइए, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, और ऐसा उठा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया। अब यहां पर एफ एक्सटर्नल लिखा और अगले स्टेप में एफ एक्सटर्नल की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये वर्क जो आएगा इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो वर्क आएगा ये किस तरह से होगा। अब इस दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, और इस पॉइंट को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं इस ब्लॉक को। ये पॉइंट ब्लॉक, ये मान लीजिए यहां पहुंच गया एक्सटर्नल फोर्स, और इस पॉइंट को मानते हैं बी। अब देखें यहां अगर ध्यान से, तो ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट कितने तरह से ले जा सकते हैं, तो हम एक ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ए से बी कैसे ले जा सकते हैं, तो ए से बी हम इस तरह से भी ले जा सकते हैं, डायरेक्ट ए से बी ले जा सकते हैं। और तीसरा हम ए से बी कैसे ले जा सकते हैं, तो तीसरा हम ए से बी कुछ ऐसे ले जा सकते हैं। अब ये जो तीन रास्ते हैं 1 2 3, इस तीन रास्ते में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, एफ ग्रेविटेशनल इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो शॉर्टेस्ट दूरी जो भी है यहां पर, जो भी मान लेते हैं x है, तो शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगा, x। तो वर्क जो है यहां पर हम काम करें, चाहे हम उसको ले जाएं इस तरह से या ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, किसे, इस ब्लॉक को, ये इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका वर्क इतना ही होगा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इस वर्क में ये जो वर्क निकल कर आ रहा है, ये वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां हम लिख सकते हैं कि हेयर वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क क्या है, पाथ के इंडिपेंडेंट है, पाथ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड करेगा, वर्क इज डिपेंड अपॉन पोजीशन। वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कहानी यहां तक तो एकदम समझ में आ गई कि क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ एक्सटर्नल की जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम उसे कैसे भी ले जा सकते हैं, इस पाथ से भी ले जा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग पर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ले जाना है, तो बिल्डिंग पर जमीन से इस ऑब्जेक्ट को ले जाना है तो कई तरह से ले जा सकते हैं। लिफ्ट के माध्यम से ले जा सकते हैं, सीढ़ियों के माध्यम से ले जा सकते हैं, उसके बाद लिफ्ट के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से पुली लगाकर खींच सकते हैं। तो कई तरह से हम जमीन से उस हाइट तक उस ब्लॉक को ले जाएंगे। वही चीज यहां दिखाया गया कि रास्ता 1 है, रास्ता 2 है, रास्ता 3 है, ये 3 रास्ते हैं। लेकिन इस तीनों रास्ते से ले जाएंगे तो तीनों रास्तों पर वर्क इतना ही मिलेगा। तो इसका ये रिजल्ट मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है कि काम पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पाथ किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। पाथ, वर्क इज इंडिपेंडेंट है किसका, पाथ का, लेकिन डिपेंडेंट है किसका, पोजीशन का।
तो जब कोई इस तरह का फोर्स हो जिसके लिए आप काम कीजिए और वो काम पाथ पर ना डिपेंड करके पोजीशन पर डिपेंड करे, तो हम उस फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली में है क्या, कि जब उस फोर्स के लिए आप काम कीजिए और काम पाथ पर डिपेंड ना करे, पोजीशन पर डिपेंड करे, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन हम यहां लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन? कंजर्वेटिव फोर्स में लिख सकते हैं कि पोजीशन वर्क डन by this force is dependent of position, not the path followed is called कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉट द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो कंजर्वेटिव फोर्स एकदम समझ में आ गया कि जब आप काम कीजिए और वो काम डिपेंड करे किस पर, पोजीशन पर, ना कि पाथ पर, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा हो सकता है, किस किस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे? तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होगा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होगा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन होंगे देखिए। कंजर्वेटिव फोर्स की श्रेणी में कौन कौन आएगा? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये तीनों कैसे फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट आप काम कीजिएगा तो वो काम डिपेंड करेगा पोजीशन पर, ना कि पाथ पर। पहला, दूसरा, तीसरा। तो बेहतरीन तरीके से आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया होगा। इसका फटाक से समझ ही गए होंगे क्या करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। दिक्कत तकलीक कैसे मतलब फॉलो नहीं कर रहा पाथ को, समझिए पोजीशन को कैसे फॉलो कर रहा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स बराबर है किसके? यहां एफ एक्सटर्नल, आप लोग भी समझिए, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर? एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। मतलब यहां पर हम ये थोड़ा एक कंडीशन ले रहे हैं कि हम जो लिफ्ट करेंगे एकदम झटके में नहीं लिफ्ट करना है, ठीक है? झटके में लिफ्ट नहीं करना, हम बस उसको आराम से उठाएंगे इस तरह से कि एफ एक्सटर्नल अगर 10 न्यूटन नीचे लग रहा है तो हम भी 10 न्यूटन ऊपर लगाएंगे। कैसे ज्यादा होगा? नेट फोर्स जीरो हुआ। नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी तो होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हम इतना ही फोर्स लगा 5 न्यूटन नीचे 5 न्यूटन ऊपर तो नेट फोर्स जीरो, लेकिन मोशन में तो रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है ना। तो एक्सटर्नल किसके बराबर? ग्रेविटेशनल के बराबर। अब ग्रेविटेशनल के बराबर हो गया तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहां से यहां डिस्प्लेस करें, चाहे इस रास्ते से करें तो भी वही आएगा, इस रास्ते से करें तो भी वही आएगा, इस रास्ते से करें तो भी वही आएगा। तो पाथ से मतलब जैसे एग्जांपल दिए ना कि एक ब्लॉक को बिल्डिंग के ऊपर ले जाना है, तो अब ब्लॉक का मास मान लो कि 1 kg है और 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो वहां ले जाना है। तो आप या तो सीढ़ी से ले जाइए तो भी वो जब ऊपर जाएगा तो वर्क डन इतना ही होगा, या फिर आप उस पर ये किसी और चीज से ले जाइए, रस्सी से खींच लीजिए
या फिर आप क्या कर सकते हैं, लिफ्ट से ले जाइए। तो रास्ता आप कोई भी कीजिएगा, वर्क जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पर, ना कि पाथ पर। तो हम इस तरह के फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। और इसका एग्जांपल कौन कौन है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव समझ गए, पोजीशन डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। तो नॉन कंजर्वेटिव इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहेंगे जो पाथ को, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहेंगे जो पाथ पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड करे और पोजीशन पर डिपेंड ना करे, उसे डिपेंड ना करे, उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कौन कौन होगा इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन और विस्कोसिटी। अब कहिएगा विस्कोसिटी कहाँ है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलने वाला है। एक्चुअली में विस्कोसिटी भी फ्रिक्शन ही है, लेकिन यहां जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड के बीच में लगता है, और जो लिक्विड और गैस के बीच में लगे उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो दोनों बेसिकली फ्रिक्शन ही है, मोशन का अपोज करता है। और ये दोनों कैसे फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं, दोनों के दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि और क्लैरिटी हो जाए, और कहीं पर भी आप इस दो तरह के फोर्सेस के नेचर में कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि देखने में बहुत बड़ा है। क्या है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स लगाया जा रहा है किसी पार्टिकल पर, और किस प्लेन में, XY प्लेन में फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है, F वेक्टर बराबर 2y i प्लस x स्क्वायर j कैप न्यूटन, ये फोर्स दिया गया। यहां पर x और y क्या है, मीटर में, x और y क्या है, मीटर में। द पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम द ओरिजिन, पार्टिकल को ओरिजिन से मूव कराया गया फाइनल पोजीशन तक, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x बराबर 5 मीटर एंड y बराबर 5 मीटर, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ये फिगर रहा। आपको कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन एज इट मूव्स अलोंग। दो तरह से आपको वर्क डन निकालना है, OAB और OB। उसके बाद कह रहा है कि निकालने के बाद बताइए कि क्या F वेक्टर, ये जो फोर्स दिया गया, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो यहां पर फिगर दे रहा है, ओरिजिन पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, पार्टिकल जो है यहां रखा हुआ है। इसको एक बार ले जाया जाएगा OAB, O से A से B, ठीक है। दूसरे वाले में कैसे ले जाया जाएगा, OB, मतलब सीधा ले जाया जाएगा। तो ये एरो दिया गया, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं मैं। ये OB वाला हो गया और ये ब्लैक वाला क्या हो गया, OAB वाला हो गया। और दोनों ही केसेस में हमें वर्क डन निकालना। उसके बाद बताना है कि वर्क डन, जो फोर्स यहां पर हम ले रहे हैं वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं, जो अपना प्राइमरी काम है वो काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या क्या है, तो F वेक्टर दिया हुआ है, F वेक्टर दिया हुआ है। F वेक्टर क्या है, ठीक है, F वेक्टर ठीक है। F वेक्टर क्या दे रखा है, F वेक्टर दिया हुआ है 2y कैप प्लस x स्क्वायर j कैप न्यूटन, ठीक है। और फोर्स निकालना, वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, इंटीग्रेशन F dx, ठीक है, F dx, इंटीग्रेशन F dx। अब यहां पर देखें तो F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो W बराबर F के जगह, या यहां पर हम dx नहीं लिख सकते या dr लिख देते हैं। अब आप कहिएगा कि सर dr क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि r वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा,
जिसमें x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा। सिर्फ अगर x होता तो x लिखते, लेकिन चूंकि यहां पर i कैप भी है, j कैप भी है, तो r वेक्टर लिखना मतलब इससे हट के लिखना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, dr वेक्टर लिखा हमने, f के वैल्यू को डाल दीजिए, f के वैल्यू को डाल देंगे, f का वैल्यू हो जाएगा 2y i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप डॉट dr वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे तो dx i कैप प्लस dy j कैप। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये यहां तक हमने काम कर दिया। f वेक्टर की जगह f वेक्टर की जगह उसके वैल्यू को डाल दिया, डॉट था तो डॉट डाल दिया, और dr वेक्टर की जगह क्या डाल दिया dx i कैप प्लस dy j कैप। अब स्टेप आगे बढ़ाते हैं और वर्क को स्टेप आगे बढ़ाएं, और अब थोड़ा सा वेक्टर का थोड़ा कंसेप्ट यूज कीजिए। क्या होता है कंसेप्ट? आपको मालूम है आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा 0। ये पता है, ये पढ़ा है आपने वेक्टर में कि आई कैप डॉट आई कैप होता है 1 और आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0। तो हम और जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा 0 और जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा 1। तो डायरेक्ट इसका हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2y dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dy। अब ये कैसे आया, ये आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे से कि आई कैप डॉट आई कैप होता है 1 इसलिए उसको लिख दिए, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप होता है 0 इसलिए इसको गायब कर दिए। 0 होता है जे कैप डॉट आई कैप, ये दोनों का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जे कैप डॉट आई कैप है, लेकिन जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा 1 होगा, इसलिए x स्क्वायर dy यहां लिख दिया हमने। अब लिमिट डालने की बात करें तो दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 से कहां जाएगा 5 पे जाएगा, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेट x का भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, और इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक। इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1। यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी कैसे किया। फोर्स लिखा, dr का वैल्यू डाला, फोर्स का वैल्यू डाला, वेक्टर लगाया और ये रिजल्ट मिल गया। अब इसमें देखिए, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? अब इसका अगला स्टेप है, ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब क्या करते हैं, पहला काम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए नंबर OAB, वर्क डन अलोंग OAB। तो इसको अगर आप देखें O से A से B, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। तो OAB को हम वर्क डन अलोंग OAB को हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन O से A प्लस वर्क डन O से B, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा जा रहा है तो इसको तोड़कर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम OA के लिए निकालेंगे, फिर OB के लिए निकालेंगे, दोनों को निकालकर जोड़ देंगे तो हमें OAB मालूम चल जाएगा। तो आइए वर्क डन अलोंग OA लिखते हैं। नाउ वर्क डन अलोंग OA। OA में देखें अगर ध्यान से, O से A के लिए y 0 है। ठीक है, नाउ यहां लिख देते फॉर वर्क डन अलोंग OA y इज 0। y क्या है 0 है, आप साफ देख सकते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या है 0। बच रहा है कौन x, बच रहा है कौन x। x कितना है, x क्या है, एंड x इज कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को, ये जो निकला है वैल्यू, इसको डालते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो वर्क डन अलोंग OA क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। ठीक है, वर्क डन अलोंग OA क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। कैसे मिला 0 सर? देख लीजिए, समझ लीजिए, किसे इंटीग्रेट कर रहे हैं y 2y dx। y यहां पर क्या है, y यहां पर क्या है 0, यहां अब y 0 डालिए तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। उसके बाद x क्या है कांस्टेंट, x क्या है कांस्टेंट। तो अगर हम इस कांस्टेंट को बाहर निकालें और dy को इंटीग्रेट करें तो dy का क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या है यहां पर 0, तो जो 0 है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ओवरऑल पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से समझिए, यहां O से A के लिए y 0 है और x कांस्टेंट है, लिख दिए y 0,
एक्स कांस्टेंट आप कोऑर्डिनेट से भी देख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और वाई कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट है 0, दोनों 0 है। यहाँ वैल्यू डाल दो y 0 डालोगे तो पूरा रिजल्ट 0। यहाँ कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे और dy y को इंटीग्रेट करेंगे तो y, और y यहाँ पर क्या है 0 है, मतलब यहाँ पर जो 0 है उसको इंटीग्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये ओवरऑल पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब काम करते हैं किसके लिए, OB के लिए। नाउ फॉर OB के लिए काम करते हैं, ठीक है। OB के लिए अब देखें तो उसी तरह ये लिखते हैं। OB के लिए देखिए, OB के लिए सॉरी मिस्टेक, O से A से B, O से A से B, ठीक है, O से A से B। अब निकालते हैं वर्क डन अलोंग AB। AB के लिए निकालेंगे तो ये सब हिस्सा लिख लेते हैं। AB के लिए देखिए A से B जाना है तो X तो बढ़ नहीं रहा है, ना तो X पीछे हो रहा है ना ही X आगे हो रहा है, तो X क्या है, कांस्टेंट, X इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, X बराबर कितना 5। और Y के लिए देखें तो Y वैरी कर रहा है, ठीक है, Y वैरी कर रहा है, तो अब इस वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं फिर से। तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन फॉर AB, वर्क डन फॉर AB, इसमें वैल्यू डालते हैं। इसमें से क्या क्या बाहर हो जाएगा, 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है, 2 को बाहर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 2 को बाहर कर दिया 0 से 5 y dx, ठीक है, y dx प्लस x चूंकि कांस्टेंट है, x यहां पर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा किसका, dy का, कहां से कहां तक 0 से 5 तक। अब एक चीज समझिए यहां पर कि वर्क डन बाय AB, ये वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 0। अब कहिएगा कि ये अब क्यों 0 हो गया, क्योंकि इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, dx को, और x यहां पर क्या है कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना बेमानी मतलब है, 0 आएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गया 0। बचेगा कौन, सिर्फ ये। तो अब एक्स स्क्वायर बाहर, dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके 5 तक, एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू, x कांस्टेंट, x का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट तो 25 बचे कितना आ गया 125 जूल। अब यहां वैल्यू डाल दें अगर तो WOA कितना आएगा, OAB, WOA कितना आया 0 प्लस AB कितना आया 125 जूल, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, ठीक है, देखिए 125 जूल आ जाएगा। तो यहां पर इसी जगह वैल्यू डाल दें अगर तो 0, OA का वैल्यू कितना आया 0 प्लस AB कितना आया 125, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 125 जूल, ठीक है, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 125 जूल। तो ये हमने OAB के लॉन्ग वर्क डन निकाल लिया, ठीक है, किसके लॉन्ग वर्क डन निकाल लिया, OAB के लॉन्ग वर्क डन निकाल लिया। अब बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, OB के लिए निकालिए, O से B के लिए निकालिए। तो ये मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, जगह चाहिए यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, ठीक है, चलिए देखिए, हाँ बस क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझने के बाद हमने OAB निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, OB निकालेंगे। OB के लिए जगह चाहिए, इसलिए मेरे एक विद्यार्थी को मूत्र विसर्जन लग गया, क्वेश्चन इतना लंबा है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। यहां के बाद वर्क अब निकालना है OA के लिए, सॉरी OB के लिए, OB के लिए निकालना है, तो वर्क डन B नंबर, ये A केस हो गया है, अब B केस निकालते हैं OB के लिए ध्यान से देखिए, तो ये 0 0 और ये 5 5, इसका मतलब जो x है वही y है, जो x है वही y है, इसका मतलब जो dx होगा वही dy होगा,
ये हमारे लिए आसान हो गया। जो x है वही y है, जो dx है, जो dx होगा वही dy होगा। अब इस वैल्यू को ये जो इक्वेशन 1 हमने लिखा है इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए नाउ वर्क डन हो जाएगा 0 से लेके 5, ठीक है, 0 से लेके 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2x, क्योंकि y इसी फॉर्मूला को लिख दे, फोर्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, f dx। क्यों f dx लिख रहे हैं, क्योंकि x y दोनों बराबर है, dx dy दोनों बराबर है, तो f की जगह डाल देंगे 2y 0 से लेके 5, 2y प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, dx। आगे बढ़ेंगे, y की जगह क्या डाल देंगे, y की जगह हम x डाल सकते हैं, तो डाल देंगे तो हो जाएगा 0 से 5 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 बाहर x dx 0 से 5 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx 0 से 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह नहीं है, 2 इंटू बाई 2 बाहर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अपर लिमिट रखेंगे 25 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस इसमें भी 1/3 बाहर आ जाएगा, तो 5 का क्यूब माइनस, ठीक है, 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये कितना आएगा, 2 से 2 गया तो कितना आ गया 25, प्लस ये आ गया आपको कितना 125/3, तो ये कितना हो गया 75, मतलब कि 200/3 जूल। ये आ गया है वर्क डन ओबी के लिए, वर्क डन ओबी के लिए, ठीक है, वर्क डन ओबी के लिए आ गया। तो दोनों ही केसेस में हमने वर्क डन निकाल लिया, दोनों ही केसेस में। तो O से OAB के लिए, मतलब अगर आप यहां से यहां और यहां गए तो वर्क आया कितना 125, वर्क आया कितना 125 जूल, ठीक है, वर्क आया है 125 जूल आया। और जब आप O से B गए तो वर्क आया कितना 200/3 जूल। अब इसको देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या था कि F वेक्टर कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव जो पोजीशन पर डिपेंड होगा और पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। किसी भी पाथ से ले जाइए वर्क उतना का उतना ही होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव क्या है, पाथ पर डिपेंड करेगा। तो यहां देखिए, इस पाथ से ले गए तो वर्क मिलता है हमको 125 जूल, और इस पाथ से ले गए तो वर्क हमें कितना मिला 200/3 जूल। तो यहां पाथ बदलने से वर्क क्या हो गया, बदल गया, पाथ बदलने से वर्क बदल गया। इसका मतलब जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ में आ रही है कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे हुआ, क्योंकि हमने दो पाथ से वर्क डन किया, दोनों पाथ पर वैल्यू कैसे मिल रहा है, अलग अलग, एक में 125 एक में 200/3 जूल, तो वर्क डन अलग अलग हो गया। इस वजह से ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है, इसको फटाक से नोट कीजिए, और गुद्दा में एकदम घुस गया होगा कि कैसे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को पहचानना है। अगर इन केस दोनों ही 125 आ जाता तो हम फोर्स को क्या कहते हैं कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए, एक तो आपने इस कैलकुलेशन की मदद से एक चीज तो ये समझ लिया कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पहचानेंगे कैसे। दूसरी चीज कि अगर आपको फोर्स वेरिएबल दिया हो और वो कुछ इस तरह का फंक्शन हो तो आप वर्क निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, उसका बेसिक प्रोसेस ये, यहां तक ले आओ, वैल्यूज डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहां पर सवाल यह है कि ये dx है, तो अगर हम y को बाहर निकालें, ठीक है, अगर हम y को बाहर निकालें तो y को हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस AB के लिए y वैरी कर रहा है। y क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, कितना है 0 से 5 पहुंचा, तो वैरी कर रहा है, तो हम y को तो बाहर निकाल नहीं सकते। लेकिन जो dx है, तो dx क्या है, एक्चुअली में x का छोटा हिस्सा है, तो x क्या है, कांस्टेंट है। जब x कांस्टेंट है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये y है और ये क्या है dx, मतलब वेरिएबल है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, dx जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। सेम सिचुएशन OA में भी आया था। OA में क्या आया था, तो O से A में x y कांस्टेंट है, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, इसका मतलब y कांस्टेंट है। तो यहां जब हम y डालेंगे,
ठीक है, y डालेंगे और y को आगे बढ़ाएंगे, y को कांस्टेंट मान लीजिए, y कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यही है ना जी, हाँ सॉरी, देखिए y यहां भी जीरो है और y यहां भी जीरो है, y यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो, इसका मतलब कि y में कोई बदलाव नहीं है। तो जब हम यहां y के वैल्यू को जीरो डालेंगे तो ये पूरे हिस्से को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, y के पूरे हिस्से को जीरो कर देगा। इस वजह से इसका वैल्यू हमने यहाँ जीरो लिख दिया, ये जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ ये समझ में आया, क्योंकि y जीरो है, y यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो y जीरो हो गया। जीरो को, और अगर आप कहिएगा कि नहीं कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए, इसको बाहर भी निकाल देंगे और फिर हम इसका वैल्यू जीरो डालेंगे तो फिर भी वो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर डी वाई, तो एक्स स्क्वायर भले ही वैरी कर रहा है लेकिन y क्या है, कांस्टेंट है। y का वैल्यू यहां भी कितना है, जीरो, y का वैल्यू यहां भी जीरो है। आप कहिएगा कि x, चूंकि x को अगर हम बाहर निकाल दें या dy को अगर हम किसी तरह इंटीग्रेट करके y, तो y का वैल्यू आप क्या डालोगे, जीरो ही डालोगे, तो अल्टीमेटली ये भी हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब तीसरा सवाल ये आता है कि यहां पर हमने ये काम क्यों नहीं किया डॉट वेक्टर वाला, जब हम OB के लिए निकाल रहे हैं तो डॉट वेक्टर वाला काम क्यों नहीं किया। तो जो रिजल्ट यहां आया है वो यहां भी आ सकता है। कैसे आएगा देखिए, आप यहां क्या करो, यहां कंडीशन क्या है, O से B, तो एक O पर भी दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है और B पर भी दोनों कोऑर्डिनेट 5 5। इसका मतलब क्या है, जो x है वही y है, जो x है वही y है, इसका मतलब जो dx होगा वही dy होगा। x अगर y के बराबर तो dx dy के बराबर। अब आप इस वाले रिजल्ट में, ये जो इक्वेशन 1 हमने निकाला, इसमें आप y के जगह x डालो, ठीक है, y के जगह क्या डाल दो, x डाल दो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 2x dx, तो क्या यहां 2x dx नहीं है, 2x dx। और फिर यहां dy के जगह आप dx डाल दो, तो क्या यहां x स्क्वायर dx नहीं है, x स्क्वायर dx। तो रिजल्ट तो वही मिल जाना है, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए। डायरेक्ट तब आप कीजिएगा जब कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इसी में वैल्यूज डाल दीजिए, आपको आगे का भी रास्ता मिल जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझने के बाद अब हम समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने समझा था कि काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होगी, वो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा। और क्रिकेट का एग्जांपल दिया था मैंने, तो वहां पर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि हाँ, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होगी जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में होगा, उसके पास जब वेलोसिटी होगी, तो उस अवस्था में, उस स्टेट में उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी पाई जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो वो तो मोशन वाला अवस्था था, अब पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए कि रेस्ट में जो एनर्जी हो वो पोटेंशियल एनर्जी, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कब किसी ऑब्जेक्ट के पास होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पाई जाएगी जब, सिर्फ यहां पर बॉडी ही नहीं, सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम, ठीक है, सिंपली सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी या सिस्टम के पास होगी जब वो किसी एक स्पेशल पोजीशन में होगा, वो पोजीशन किसी फील्ड में हो, और फील्ड किसका हो, तो कंजर्वेटिव फोर्स का हो, तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी हो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। ये और क्लियर होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इट इज द एनर्जी possessed by an object or system, by virtue of, virtue means gun, by virtue of its position, by virtue of its
position in, by virtue of its position in field of conservative force, in field of conservative force in field of conservative force, और ठीक है, in field of conservative force और its special configuration and its special configuration। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी किस ऑब्जेक्ट के पास, पोटेंशियल एनर्जी कब कब होगी तो और किसके पास हो सकती है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास होगी या सिस्टम के पास होगी? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या तो ऑब्जेक्ट के पास होगी या फिर सिस्टम के पास होगी। कब होगी, किस वजह से होगी? जब उसका पोजीशन कहां हो, फील्ड में हो। जब उसका पोजीशन कहां हो, फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फील्ड में? कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड में हो, या फिर उसका कैसा हो, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि ये फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है या स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसको तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा की जाए तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में समझा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और कितने टाइप्स के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों फोर्स कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जब ये तीनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ का यहां फील्ड है, ठीक है, ये अर्थ का फील्ड है। इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि इस फील्ड में जो भी मास आएगा अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा। इस फील्ड में जो भी मास आएगा अर्थ उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, इसका मास कितना है? ठीक है, ये कहां पर है? तो अभी सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर है। अब हमने क्या किया? इसको उठाकर यहां डाल दिया। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसने जमीन से कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ली। जमीन से क्या की? हाइट गेन कर ली। अब वापस अपना डेफिनेशन पढ़िए, पोजीशन इन फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इसने एक पोजीशन एक्वायर कर लिया? तो ये जो पोजीशन इसने एक्वायर किया है इस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, ठीक है, इस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे? कि एक पोजीशन हो। क्या इसके पास पोजीशन है? इसके पास बिल्कुल पोजीशन है, ठीक है, इसके पास पोजीशन है और ये पोजीशन कहां है? इन फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स का फील्ड है। अब आप कहिएगा कि सर इसके पास भी तो पोजीशन है, इसके पास भी तो पोजीशन है, इसका भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन आप कह रहे हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो, और इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां पर ये जीरो मानना ना मानना ये हमारे ऊपर है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मानना ना मानना ये हमारे ऊपर है। हम चाहें तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। तो ये क्यों मान रहे हैं? ये अपने लिए, मतलब कहने का समझिए कि इस पॉइंट पर हम जीरो मान रहे हैं, इस पॉइंट पर जीरो नहीं मान रहे हैं। इस पॉइंट पर जीरो इसलिए मान रहे हैं, ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर मतलब काइनेटिक एनर्जी जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही थी, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं, इसका मतलब कि ऑब्जर्वर भी यहीं पर है। तो जब आप अपने लेवल में किसी चीज को देखिएगा तो जिस हाइट पर या जहां पर आप हैं उसी, या जिस फ्रेम में आप हैं उसी फ्रेम में वो ऑब्जेक्ट भी है, तो आपके लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए, इस फ्रेम के लिए इसका कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आगे और डिस्कस करके यहां की पॉइंट्स में लिखने वाला हूं, लेकिन अभी जो हमारा डेफिनेशन है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेफिनेशन क्या है? पोजीशन हो फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर इसका पोजीशन है, तो इसके पास क्या होगा?
पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल देखें। उसके बाद स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन भी है। ठीक है, तो इसे इरेज कर दे रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। फटाक से इसको नोट कीजिए, ये जगह मैं खाली कर रहा हूं, यहां पर और भी चीजें लिखनी है इस डेफिनेशन को समझाने के रिस्पेक्ट में। जहां तक इस डेफिनेशन को देखिए और इसको इस एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन क्या है? एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। जैसे कि यहां पर मैंने पोजीशन लिखा है, इस पोजीशन को इस एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए। क्या है पहला एग्जाम्पल? एक तो मैंने अभी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात बताई। दूसरी चीज उसी से रिलेटेड है, ये बॉडी लाइंग ऑन दी रूफ, किसी छत पर। जैसे आपके कमरे में ही आप जमीन पर हैं लेकिन सीलिंग फैन कहाँ है? वो छत से लटका हुआ है। तो छत से लटका हुआ है तो उसके पास एक स्पेशल पोजीशन है, और वो कहाँ है? फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू पोजीशन। कोई बिल्डिंग के ऊपर, या फिर दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर टू ए ग्रेट हाइट। जैसे हर शहर में एक पानी टंकी होता है ना, वाटर टैंक होता है। आप देखेंगे शहर के किनारे या एकदम अलग होकर, शहर से, रोड से अलग होकर एक हाइट पर वाटर टैंक बनाया होता है, और उस वाटर टैंक में पानी स्टोर होता है और फिर वो जगह जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो एक हाइट पर ही क्यों डाला गया? क्योंकि उसके पास क्या आ जाए? पोटेंशियल एनर्जी आ जाए उसकी पोजीशन की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जांपल्स है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा पोजीशन की वजह से। दूसरी चीज क्या है कि एग्जांपल ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। यहां जो मैंने लिखा और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसका भी एक आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि खिलौना, अगर आप देखें, एक टॉय कार जो होता है, आपने भी खेला होगा और देखते हैं, उसमें चाबी लगाकर आप उसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद उसे जमीन पर रखते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो टॉय कार खुद ब खुद आगे चलने लगती है। तो ऐसा क्या होता है? होता ये कि जब आप चाबी घुमाते हैं तो चाबी घुमाने से उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, और कंप्रेस हो गया तो कंप्रेशन की वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल अवस्था का था वो कंप्रेस होकर छोटा हो गया। छोटा हो गया तो वो वापस अपने ओरिजिनल अवस्था में आना चाहता है। अवस्था में आना चाहेगा तो उसके पास क्या स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक पहला एग्जांपल है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा एग्जांपल क्या है? स्ट्रेच्ड बो, जो धनुष होता है। ठीक है, उस धनुष में आप बो में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, उसमें तीर लगाते हैं, एरो को लगाते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं, तो छोड़ने पर वो जाता है आगे। या गुलेल, इसी से रिलेटेड गुलेल देखिएगा, मूवी सब में दिखाता है, गुलेल में गिट्टी डालकर एक स्टोन का टुकड़ा डाल करके उसको स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ भागता है। तो वो क्या हुआ? उसे स्ट्रेच किया तो उसके पास एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सेम टू सेम बंदूक के अंदर जो स्प्रिंग होता है, लोडेड गन, उसमें क्या होता है? ऐसे करते हैं और जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर क्या करता है? उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड होता है और कंप्रेशन की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और वो जाकर बुलेट को हिट करता है और फिर बुलेट हाई इस वेलोसिटी के साथ उस बंदूक से निकलकर भागती है। तो ये एग्जाम्पल है पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, और इसमें कुछ डेप्थ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि कितने तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह का टाइप होगा? तो पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीन तरह के पोटेंशियल एनर्जीज होते हैं जिसे हम अलग अलग चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। यहां पर बहुत हद तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे क्योंकि ये मैकेनिक्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास 12 के चैप्टर 1 का हिस्सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे चार्ज वाले हिस्से में। लेकिन याद रखिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी वर्क एनर्जी में समझ रहे हैं ये 3 दफा मिलने वाला। एक अभी, एक जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब, और सेम टू सेम जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब। तो इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए ताकि आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ें या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें तो आपको ऐसा फील हो कि आप रिवाइज कर रहे हैं या फिर से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बातें वही होंगी, बस
उसका जो मेन सोर्स है, जो सब्जेक्ट है, वो चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कहने का मतलब यहां हम लोग मास को लेकर पढ़ेंगे, यहां हम चार्ज को लेकर पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगी। बाद बाकी सारी चीजें सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, कब होगा। इसको और डिटेल में समझेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक आपको वीडियो के यहाँ इस कॉर्नर पर देखने को मिल रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।